नमस्कार। आइए आज हम ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान की श्रृंखला में ओशियन टाइड को समझते हैं, जिसे महासागरीय ज्वार कहा जाता है। ज्वार क्या है? टाइड। टाइड मतलब जब समुद्र का जल ऊपर उठता है, ठीक है, उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब वही नीचे आता है, गिरता है, तो उसे हम एक भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं। तो ओशियन टाइड पढ़ने के पहले हम वेव्स, टाइड्स एंड करंट को एक नॉर्मली डिफरेंशिएट जो किया जाता है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अंतर है इनमें। तो वेव्स जो होती हैं, लहरें जो होती हैं, लहरें वे वास्तविकता में एनर्जी ऊर्जा हैं तथा वायु विंड द्वारा लहरों की ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रदान की जाती है। ठीक है, विंड द्वारा लहरों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये जो इन्फ्लुएंस्ड बाई लहर जो है एक्शन ऑफ विंड ऑन ओशियन वाटर सरफेस, जो ओशियन का वाटर सरफेस है, जो ऊपरी वाला सतह है, विंड मतलब वायु के द्वारा उस पर लहरें चलती हैं। देखिए मैंने लहर बनाया, वेव की तरह के चलती हैं। और इसके डिफिनेशन हम कहते हैं कि द एनर्जी दैट मूव्स, एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, मूव करती है अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसे आप और अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए सन की रेडिएशन, सोलर रेडिएशन पड़ती है तो विंड एनर्जी उत्पन्न होती है, मतलब विंड को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये विंड एनर्जी जो सरफेस वाटर होता है ओशियन का, उसको जो है वेव के रूप में एनर्जी प्रदान करती है और वह वेव के रूप में चलता है। तो सोलर एनर्जी जो सन एनर्जी होता है, स्टार्ट द प्रोसेस, इट इज द डिफरेंस इन द एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर करता है विंड एनर्जी दैट काज विंड आपका उत्पन्न हो जाता है। देन तब क्या होता है, टू वेव एनर्जी जनरेट होता है एट ईच स्टेप, सभी स्टेज पे ऑफ द प्रोसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिकम मोर कंसंट्रेटेड। इस चीज को जानते रहिएगा, जो महासागरीय धाराएं होती है, ओशियन करंट रहती है, वह एक निश्चित दिशा में जल वाटर की विशाल मात्रा को ले जाती हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का निरंतर प्रवाह करती हैं। जबकि जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो जल मतलब वाटर की को गति नहीं करती, इसलिए कहते हैं वेव डज नॉट मूव द वाटर। वह वाटर को मूव नहीं करती, इस चीज को जानते रहिए, बल्कि वह एक तरंग से दूसरे तरंग एक एनर्जी है जो कि ऊर्जा का। लेकिन लहर की श्रृंखला जो वेव होती है, वह श्रृंखलाएं मतलब एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। देखिए एक श्रृंखला के आगे, तो एक श्रृंखला के रूप में लहर आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लहरें वास्तविकता में ऊर्जा है, एनर्जी है। और वायु जो है तथा वायु जो विंड है, वह लहरों को ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, अब हम टाइड को समझ लेते हैं। टाइड क्या है? तो टाइड जो है वह ग्रेविटेशनल मतलब जो सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे उत्पन्न होती है। और सेंट्रीफ्यूगल केंद्र प्रसारित बल भी, जो बाहर की केंद्र प्रसारित है तो बाहर की तरफ जो बल लगता है, मतलब एक तरफ जब मून के जो सामने रहेगा तो वह केंद्र, आप इसे ऐसे समझिएगा, देखिए ये अर्थ है और ये मून है, तो मून के सामने वाला जो रहेगा वह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा मून, और जो उस तरफ अपोजिट रहेगा अर्थ का हिस्सा जिसपे आपका ज्वार आएगा, वहां पे जो है नीचे नादिर कहते हैं, सामने वाले नित कहा जाते हैं। तो जो पीछे वाला अपोजिट रहता है वही जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, केंद्र प्रसारित बल लगाता है। ठीक है, अपोजिट साइड में। तो यही कहते हैं कि टाइड जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बिटवीन सन, अर्थ एंड मून। ठीक है, और ये इसका जो डिफिनीशन है, राइज एंड फॉल, मैंने कहा ना कि ज्वार उठता है फिर भाटा बैठता है, तो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल का उठना बैठना ही टाइड से आता है। अब हम करंट को समझते हैं, धाराएं। तो करंट दो तरीके होते हैं। जब आप करंट पढ़े होंगे तो उसमें देखिए एक सरफेस ओशियन करंट होता है जो कि प्रिवेलिंग विंड से उत्पन्न होता है, इन्फ्लुएंस बाई। ठीक है, और वहीं डीप ओशियन करंट जो रहता है वो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी के डिफरेंसेस से आपका एक तरफ से दूसरे जगह पर चलता है। इसमें करंट में क्या होता है, लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूविंग। मैंने बताया ना कि जो धाराएं होती हैं वह बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लेकर चलती हैं। वहीं वेव वाटर लेकर नहीं चलती, इसलिए वेव डज नॉट मूव वाटर को मूव नहीं करते, वही धाराएं वाटर को मूव करते। वेव एक लहर है, एक ऐसे करके लहर चलती रहती है, एक एनर्जी है। देखिए वेव एक एनर्जी है। तो लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूव इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम ले सकते हैं आप। आइए अब हम टाइडल रेंज को समझते हैं, मतलब कि जो टाइडल जो ज्वार आता है उसकी जो रेंज है उसके बारे में समझते हैं। तो टाइडल रेंज कहने का मतलब हुआ, देखिए मैंने एक स्थल खंड बनाया है, इस स्थल खंड पे देखिए समुद्र वाला एरिया है। तो जो आपका एकदम नीचेला टाइड, लो टाइड वाला एरिया होगा, मतलब यहाँ पे लो टाइड आता है इतने हिस्से तक, ये लो टाइड। और जो सबसे ऊंचा टाइड आता है, हाई टाइड, उसके बीच का जो एरिया पूरा हाइट होती है उसी को टाइडल रेंज कहते हैं। और हाई टाइड और लो टाइड, देखिए मैंने एक रेखा, लो टाइड का ऊपर हाई टाइड के बीच का जो रहेगा उसी को हम टाइडल रेंज कहते हैं, पूरे एरिया को। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की लंबवत दूरी जो हाइट होती है, लंबवत दूरी, इसी को टाइडल रेंज कहते हैं। ये जो टाइडल रेंज है ये तीन तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक माइक्रो टाइडल रेंज कहा जाता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म कहने का अर्थ हुआ वेन जब टाइडल रेंज जो है लोअर देन 2 मीटर, जब 2 मीटर से नीचे रहेगा टाइडल रेंज तो इसे हम माइक्रो कहेंगे, 2 मीटर से नीचे वाले। जब टाइडल रेंज
बिटवीन 2 से 4 मीटर के बीच में रहे तो उसे हम मेसो कहेंगे। मेसो मतलब मध्य में आ रहा है, बिटवीन 2 से 4 मीटर के बीच की ऊंचाई रहेगी। और वहीं जब माइक्रो मतलब बृहद टाइडल रेंज आता है व्हेन जब टाइडल रेंज इज हायर देन 4 मीटर, जब 4 मीटर के ऊपर रहेगा तो उसे हम हायर माइक्रो टाइडल रेंज कहेंगे। ये हो गया टाइडल रेंज, एग्जाम में पूछता है टाइडल रेंज। तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रो 2 मीटर से कम, और फिर मेसो में 2 से 4 के बीच में, और माइक्रो में 4 के ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लूनियर ब्लज। लूनर ब्लज मतलब चंद्र उभार। चंद्र उभार क्या है, देखिए ऐसे समझिएगा, जब चंद्रमा का अट्रैक्शन फोर्स पृथ्वी के वाटर को अपनी तरफ खींचता है, उसी को हम चंद्र उभार कहते हैं। चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स से ये उत्पन्न होता है। वहीं जब हम सोलर ब्लज की बात करेंगे तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी का अट्रैक्शन उठता है, सौर उभार इसे कहते हैं। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये उत्पन्न होता है। इस चीज को जानते रहेगा, चंद्रमा नजदीक है इसलिए ज्यादा हिस्सा को उठाता है सूर्य की तुलना में, इसलिए जो चंद्र उभार होता है, लूनर ब्लज होता है, उसकी तुलना में सोलर ब्लज 46% छोटा होता है। सूर्य तो के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा ना, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने की वजह से वह 46% ज्यादा फोर्स लगाता है, मतलब कि खींचने के लिए। ठीक है, तो सोलर ब्लज से 46% छोटा है लूनर ब्लज, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तुलना में। आगे बढ़ते हैं हम जेनिथ ब्लज को समझते हैं। जेनिथ ब्लज क्या है? जेनिथ बल्ज कहने का अर्थ हुआ जो जेनिथ उभार जब मून के एकदम सामने वाले हिस्से को पड़ेगा। मान लीजिए अर्थ है और मून के एकदम सामने वाले हिस्से पे जो उभार पड़ता है, अट्रैक्शन खींचता रहता है, उसी को हम जेनिथ बल्ज कहेंगे। और इसी के अपोजिट जो रहेगा उसे हम नादिर बल्ज कहेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा के सामने वाले भाग पर चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो उत्पन्न बल्ज होता है उसी को जेनिथ बल्ज कहते हैं। वहीं नादिर बल्ज चंद्रमा के विपरीत दूसरी तरफ आप जाएंगे पृथ्वी के, तो अपोजिट साइड पर ये उत्पन्न होता है, और ये बल्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा उत्पन्न होता है। मैंने भी बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी से ये रिलेटेड है। केंद्र प्रसारित बल या पीछे हम कह सकते हैं रिजल्टेंट बल, मतलब एक रिजल्ट निकला है ना, इसलिए रिजल्ट कैसे निकला, इधर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा दबा दिया, उसके रिजल्ट के रूप में इधर नादिर बल उत्पन्न हुआ। अब आते हैं, एक होता है एपोजी। एपोजी मतलब अपभू, एपोजी मतलब अपभू। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ये मैक्सिमम डिस्टेंस 4,07,000 किलोमीटर करीब रहता है। वहीं एक होता है पेरिजी। ये ध्यान दीजिए, अ है तो अ के पहले आएगा अपभू, अ के मतलब अधिक। ठीक है, तो एपोजी जो है चंद्रमा पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, अधिक हो जाएगा। वहीं पेरिजी को हम देखें जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निकटतम मिनिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, ये रहता है आपका 3,56,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग या हाई टाइड को समझते हैं। स्प्रिंग कहिए या स्प्रिंग टाइड कहिए या हाई टाइड कहिए। तो स्प्रिंग टाइड जो होता है वह तब आता है जब अर्थ, मून एंड सन एक सीधी रेखा में हो जाए। इसे आप ऐसे यहाँ से समझ पाएंगे, मान लीजिए सन हो गया, मून हो गया और अर्थ एक सीधी रेखा में हो जाए तो स्प्रिंग टाइड आएगा। ठीक है, या फिर सन हो गया, अर्थ हो गया और मून, ये भी हो जाए स्प्रिंग टाइड होगा। इस चीज को जानते रहिएगा। स्प्रिंग टाइड जो है इसकी इस स्थिति को खिजगी कहते हैं, युति ब्यूति। तो खिजगी में दो स्थितियां बनती है, एक युति होती है, एक ब्यूति। युति मतलब कहने का अर्थ हुआ कंजक्शन, जब ये हमेशा सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्या होता है, न्यू मून बनता है, न्यू मून बनता है। इसमें क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच में आपका मून आ जाता है, मतलब कि चंद्रमा आ जाता है। और ये आप ऐसे देखिए, सन, मून और अर्थ वाली ये श्रृंखला बन जाती है। पहले सन आएगा, फिर मून, फिर अर्थ। तो जो मून आगे आ जाता है इसलिए सन को ढक लेता है, तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। और ये मैक्सिमम आपको अमावस्या मतलब न्यू मून के समय आपको ध्यान देगी। ध्यान दीजिएगा, ये न्यू मून जो मतलब कि सूर्य ग्रहण की स्थिति है वह हर अमावस्या को नहीं होती, लेकिन अमावस्या के समय ही ये स्थिति उत्पन्न होगी। इस चीज को आप जानती रहेगा। उसी प्रकार से आता है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब अपोजिशन, अपोजिशन। युति विधि खिजगी में ब्यूटी वाली स्थिति। ब्यूटी में क्या होता है, ये अर्थ जो रहता है, अर्थ बिटवीन सन एंड मून। ब्यूटी में जो रहेगा अर्थ बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाएगा। ये हटा लीजिए आप। अब आप ऐसे देखिए, सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो सन, अर्थ और मून ये स्थिति फुल मून पूर्णिमा को कह लेती है, और इसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, चंद्र ग्रहण जो रहेगा वह हमेशा पूर्णिमा को नहीं लगेगा, बल्कि ये स्थिति कभी कभी जो जब भी उत्पन्न होगी वह फुल मून के समय ही उत्पन्न होगी। इस चीज को आप जानती रहिएगा। ये तो हुई आपकी युति ब्यूटी।
तो युति में आपके मैंने बताया मून बिटवीन सन एंड अर्थ। इस चीज हाँ ये भी जानते रहेगा, जो स्प्रिंग टाइड रहती है हाई टाइड, वह नॉर्मल टाइड से 20% अधिक आती है। जो नॉर्मल सामान्य टाइड ज्वार आते हैं उससे 20% ज्यादा आता है स्प्रिंग टाइड में। जब ये स्थिति सन मून और अर्थ वाली जब एक सीधी रेखा में बैठते हैं तो उसमें जो नॉर्मल टाइड आता है उससे 20% अधिक टाइड मिलता है आपको। वहीं जब नीप टाइड की बात आएगी तो इसमें 20% आपको कम टाइड मिलेगा। जब नीप टाइड की क्या स्थिति होती है, जब सन मून और अर्थ जो है 90 डिग्री बनते हैं। देखिए सन हो गया, अर्थ हो गया और मून, तो ये जो है नीप टाइड वाली स्थिति हो गई। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर वाली स्थिति हो गई। ये 90 डिग्री वाली स्थिति आप यहाँ से समझ सकते हैं नीप टाइड को। देखिए ये आपका सन हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है, और एकदम 90 डिग्री पे मून है। तो ये जो स्थिति रहेगी तो 90 डिग्री बना रहा है, आप देख सकते हैं सन अर्थ मून या फिर सन अर्थ मून नीचे की तरफ। ठीक है, तो 90 डिग्री जो बना रहा है, चाहे ये स्थिति होती चाहे ऊपर वाली स्थिति होती, इस समय नीप टाइड आती है। नीप टाइड कही या लो टाइड इसे आप कह सकते हैं, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा राइट एंगल समकोण पे हो। ठीक है, और ये नॉर्मल टाइड से 20% आपके नीचा लो रहता है। इस चीज को आप जानते रहेगा, जो सामान्य टाइड आते हैं उससे 20% नीचा रहता है। और प्रत्येक महीने के सप्तमी अष्टमी को ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे इसमें पूर्णिमा मतलब अमावस्या पूर्णिमा वाली थी, वैसे इसमें सप्तमी और अष्टमी की रहती है। इसे आप फेजेज ऑफ मून को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है और एक मून का फेज मैंने बताने की कोशिश किया है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 0 डे या 30 डे के समझिए। तो मून यहाँ से स्टार्ट करता है, 3 दिन बाद जो है मून का ये हिस्सा हमें दिखाई देता है, जिसे हम वैक्सिंग कृष्ण मतलब घटता हुआ मून। अब मून का जो हिस्सा रहेगा वो घटता हुआ रहेगा। ठीक है, अमावस्या थी, अंधेरी रात थी, अब अंधेरी रात की अजोरा शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर नीप टाइड आता है जिसका आधा हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, जो कि 7 डे के अंदर आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद अमावस्या के बाद 7 दिन बाद आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा। फिर वैक्सिंग गिबन आता है, वैक्सिंग मतलब फिर चंद्रमा जो है घटना शुरू हो जाता है और कम होना शुरू हो जाता है। और फिर ये आपका 11 डे का रहता है। फिर 14 डे में आपका फुल मून, पूरी तरह से चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, सन का पूरा प्रकाश इस पे आता है। तो ये पूरी तरह प्रकाश दिखा, जिसे पूर्णिमा कहते हैं ना, अजोरा वाली दिन हो गया। फिर आपका जो है वैनिंग मतलब वैनिंग कहने का मतलब हुआ कि अब बढ़ता चंद्रमा, अब चंद्रमा बढ़ रहा है किस तरफ, न्यू मून की तरफ। तो चंद्रमा बढ़ रहा है तो वैनिंग गिवन ये 18 डे वाली स्थिति आएगी। फिर बीच में आ जाएगा जब चंद्रमा आधा दिखाएगा और पूरा आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा, तो 21 दिन वाली स्थिति। फिर आधे से ज्यादा 25 दिन में वैनिंग बढ़ता चंद्रमा फिर न्यू मून की तरफ अपना चला जाएगा। तो यही चीज आप इसमें दर्शाया गया है। इस चीज को जानते रहिएगा, जब सन मून अर्थ ये तीनों एक सीध में रहेंगे तो स्प्रिंग टाइड आएगा, जो कि 20% नॉर्मल टाइड से अधिक रहता है। और जब सन अर्थ और मून 90 डिग्री पर रहेंगे तो नीप टाइड आएगा, जो कि 20% लो रहता है नॉर्मल टाइड से। तो ये सब चीजें यहाँ पे फेजेज ऑफ मून के अंतर्गत रखी गई हैं। इस चीज जानते रहिएगा, स्प्रिंग टाइड में ज्यादा रहता है तो देखिए ये जो है घिंचाव ज्यादा रह रहा है मून की तरफ। ठीक है, वहीं नीप टाइड में आपको घिंचाव कम रहेगा। यही सब बातें हैं। अब आते हैं कुछ मुख्य पॉइंट है, उनको समझते हैं। प्रतिदिन उच्च ज्वार जो हाई टाइड होता है वह 12 घंटे 25 मिनट या 26 मिनट के अंतराल पर उत्पन्न होता है। इस चीज को जानते रहेगा। जो मतलब एक उच्च ज्वार मतलब समझ लीजिए आज मतलब 6 बज रहा है सुबह, तो अगली बार 6:52 पे आपका 6:25 पे आपका मतलब 12 घंटे 6:25 पे आपका अगली सुबह एक ज्वार दूसरा ज्वार आएगा। तो मतलब मान लीजिए आज अभी 6 बजे हाई टाइड आया है, तो कल जो है सुबह 6:25 पे आपका हाई टाइड आएगा। ठीक है, तो ये आपका अंतराल होता है मतलब 2 उच्च ज्वार के बीच में। तो प्रतिदिन उच्च ज्वार हाई टाइड 12 हावर 25 मिनट मतलब 12 घंटे 25 मिनट के अंतराल पर उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन 7 हावर और 43 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इस चीज को भी जानते रहिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो रहता है ये पूछता है, ये बे ऑफ फंडी जो कनाडा का है, हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड बे ऑफ फंडी में आता है। और भारत में अगर हम देखें हाई टाइड अगर, तो गल्फ ऑफ खंबात एंड कच्छ का रन गुजरात का जो हिस्सा है उसमें आता है। एक स्थिति और भी है जिसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून जो होता है वह जब 2 पूर्णिमाएं मतलब 2 फुल मून एक ही माह में मंथ में आते हैं, उसे हम ब्लू मून कहते हैं। मतलब एक महीने में जब 2 पूर्णिमा 2 आपका मून आ जाए, 2 पूर्णिमा मतलब आपके कहते हैं कि अजोरा वाला स्थिति, पूर्णिमा मतलब फुल मून वाली स्थिति। ठीक है, जब 2 पूर्णिमा आती हैं उसी को हम ब्लू मून कहते हैं एक ही महीने में। तो जब 2 पूर्णिमाएं एक ही माह मंथ में आए तो दूसरी पूर्णिमा को कैलेंडर माह में ब्लू मून कहते हैं। तो दूसरी जो पूर्णिमा आएगी उस कैलेंडर माह में उसे हम ब्लू मून कहेंगे। अब ऑरिजिन ऑफ थ्योरी से कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसे समझिएगा। इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ न्यूटन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, 1687 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाप्लास का है 1755 में। फिर प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बाय विलियम वेवेल का 1833 में। फिर कैनाल थ्योरी जीवी एरी का था 1842 में। फिर स्टेशनरी वेव थ्योरी बाय आर.ए. हैरिस का। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ न्यूटन था 1687
बैसाखी में जो सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड है गुरुत्वाकर्षण बल के, इन्होंने कहा कि ज्वार जो टाइड आते हैं उनका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है जो चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के कारण से होता है। दूसरा था प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ विलियम वेवेल का 1833 में, इन्होंने वेव डिप्लेसमेंट से रिलेटेड अपना तरंग विस्थापन के तहत बताया था। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत जो 1833 में आया था, इन्होंने कहा कि जो वेव हैं, जो तरंगे चलती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देखिए वेव चल रही हैं, तो जो ऊपर क्रेस्ट आता है तो ज्वार आता है और जब नीचे बैठती हैं तो टफ होता है जिसे भाटा कहा जाता है। तो जब क्रेस्ट मतलब श्रिंग आता है तो ज्वार आते हैं और जब टफ गर्त पहुंचता है तो भाटा आता है किनारों पर। ये चीजें इन्होंने प्रोग्रेसिव वेव के तहत दर्शाया ज्वार भाटा के। फिर एक कैनल थ्योरी मतलब नहर सिद्धांत आता है बाई जीवी एरी का 1842 में सिद्धांत विलियम वेवेल के प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी की व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ आता है रोलिन ए हैरिस का, मतलब आर ए हैरिस का, ओरिजिन ऑफ ऑसिलेशन से लिया गया बाई टाइडल फोर्स। रोलिन हैरिस के स्थैतिक तरंग सिद्धांत ज्वारी बलों द्वारा दोलन की उत्पत्ति से लिया गया है। ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे पृथ्वी पर लगता है तो मून चंद्रमा, तो जो मून है चंद्रमा है, ये जिस स्थान पर होता है वहां पर पानी ऊपर उठ जाता है। जिस स्थान पर मून खींच रहा है वहां पर पानी ऊपर उठ जाता है और दूसरी तरफ पानी नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार के दोलन ऑसिलेशन के लगातार चलता रहता है, जिसके एक निश्चित काल में, एक निश्चित कहते हैं कि काल समय में ज्वार भाटा आते रहते हैं। देखिए कुछ प्रश्न है उसकी भी हम देखने को ही करेंगे। देखिए सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के प्रसारक प्रभाव के कारण होने वाले ज्वार टाइड कहाँ आते हैं, तो नादिर टाइड या इनडायरेक्ट टाइड इसे कहा जाता है। मैंने बताया एक था ना जेंथेल और अपोजिट वाला नादिर था। फिर आता है फर्स्ट एंड जो थर्ड क्वार्टर है मून का, उसे नीप टाइड कहा जाता है, पहले तीसरी तिमाही के दौरान जिस ज्वार के रूप में आता है। मैंने बताया था ना इधर जेनिथ है, मतलब जो सामने रहता है वो जेनिथ टाइड कहा जाता है और अपोजिट वाला नादिर टाइड रहता है। और वहीं पर आपका जो ये देखिए लास्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर को नीप टाइड कहा जाता है, जो कि 20% छोटा कम आता है। ठीक है, नीप टाइड कहिए या लो टाइड कहिए आप।